Hello friends, once again welcome back to Alchemy Academy platform. So in today's video I'll discuss about refinery overview. रिफाइनरी एक्चुअल में काम कैसे करता है, रिफाइनरी में क्या फीड आता है और क्या क्या एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। प्लस फीड के बाद कौन कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कैसे सेपरेशन होता है, कैसे रिएक्शन होता है, वो एट ए ग्लांस एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। तो बेसिकली रिफाइनरी में क्या होता है, देयर इज अ कॉल्ड क्रूड ऑयल कुछ ऐसा होता है। देन क्रूड ऑयल को क्या डिफरेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे क्रूड ऑयल होगा उसको क्या रॉ मटेरियल बोलते हैं, रिफाइनरी का कच्चा तेल। वो कच्चा तेल आएगा रिफाइनरी में प्रोसेस होगा, उसके बाद हमें मिलेगा सबसे पहला एलपीजी जो हाउस होल्ड में हम यूज़ करते हैं। देन कम्स द पेट्रोल दैट इज एमएस मोटर स्पीड भी हम कहते हैं, या गैसोलीन। देन आफ्टर दैट क्या आता है हमारे पास, केरोसिन आता है, जेट फ्यूल आता है, देन डीजल आता है, फ्यूल ऑयल होता है। देन उसके बाद जैसे बिटुमेन हो गया, एसफॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। एज अ साइड प्रोडक्ट भी गेट अ सल्फर भी हमें मिलता है जिसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र कंपनीज में फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। तो ये छोटा सा समरी मैंने बताया, आपको डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करता हूँ एज अ प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक करके। सो गाइज लेट्स सी नाउ, सो लेट्स सी द प्रेजेंटेशन पार्ट। तो आप यहाँ पे जैसा कि मैं बता रहा था रिगार्डिंग रिफाइनरी ओवरव्यू के बारे में, तो जो क्रूड ऑयल है बेसिकली दिस इज़ योर क्रूड ऑयल, डार्क ब्राउन कलर का ऑलमोस्ट होता है, डार्क ब्राउन टू लिटिल ब्लैकिश कलर का क्रूड ऑयल, जो रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है उस कलर का होता है। इससे डायरेक्टली कौन कौन से मेजर जो प्रोडक्ट हम रिफाइनरी से पाते हैं, वो पहला हो गया एलपीजी जो कि हम हाउस होल्ड में, आप यहाँ पे देख सकते हो एलपीजी हो गया जो कि हम हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं एज ए कुकिंग एंड ऑल के लिए। देन फिर हमारा आता है, इससे हम लोग गैसोलीन प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग मोटर स्पिरिट भी बोलते हैं। क्या एमएस बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, मोटर स्पिरिट या पेट्रोल। ओके, तो ये भी हम गैसोलीन प्रोड्यूस करते हैं, इसका कलर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट आता है केरोसिन प्रोड्यूस करते हैं। देन डीजल आता है, केरोसिन से इसको मेरॉक्स में ट्रीट करने के बाद जो ग्रेड आता है उससे हम एटीएफ भी प्रोड्यूस करते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है। देन डीजल प्रोड्यूस करते हैं। देन जो बॉटम रेसिड्यू प्रोडक्ट होता है वो सीड्यूज वीड्यूज से प्रोसेस होने के बाद कुकिंग यूनिट में जाता है, वहाँ से निकलने के बाद कुकर से निकलने के बाद एसफाल्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम बिटुमेन या एसफाल्ट बोलते हैं, जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं रोड बनाने की, सड़क बनाने के काम होते हैं, जो बेसिकली हिंदी में कहीं कहीं बोलते हैं डामर बोलते हैं उसको। अब इसमें से जो एसिडिक गैसेस, सौर वाटर, इन सबको जो एसिडिक गैसेस जिसमें H2S का कंटेंट होता है, उन सबको जो SRU होता है, सल्फर रिकवरी यूनिट होता है, वहाँ पे रिकवर करके क्लॉस मेथड के माध्यम से हम लोग सल्फर बनाते हैं। तो सल्फर बनता है जो कि मोल्टन सल्फर रहता है, उसको उस चीज़ को सॉलिडिफाई कर लो और ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में एक SRU के बाद SFU यूनिट होता है, सल्फर फॉर्मिंग यूनिट। तो वहाँ पे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में 25-25 kg के पैकेट में आप उसको बना के सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। और इसका डायरेक्टली हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, ये डायरेक्टली जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को और फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। तो ये बेसिकली सोचो आप, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उससे क्या क्या यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये तो मेजर जो मैंने बनाया, इसके अलावा बहुत सारे अराउंड 6000 प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेट्रोलियम डिराइव प्रोडक्ट्स हैं। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स आता है, इंटीग्रेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कई टाइप की रिफाइनरी भी होती है, इसे बोलते हैं ना सिंपल, देन इंटीग्रेटेड रिफाइनरी होता है, देन कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी होता है। तो ओके, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, क्रूड हो गया, क्रूड से क्या क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। अब आते हैं हम रिफाइनरी ओवरव्यू में। तो आप यहाँ पे देखोगे रॉ मटेरियल जो कि ये क्रूड हो गया, ओवरऑल रिफाइनरी में प्रोसेस हुआ, ये पूरा रिफाइनरी का एक ब्लॉक जैसा यहाँ पे दिखाया गया वो हो गया। वहाँ से निकलने के बाद ये सारे प्रोडक्ट आपके बनने, एलपीजी, प्रोपलेन, गैसोलीन, एटीएफ, केरोसिन, डीजल, सल्फर, लूब्स एंड वैक्सेस, कोक, एस्फाल्ट, बिटुमेन, HSFO। ओके, ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम मार्केट में डायरेक्टली सेल करते हैं। अब आता है ये रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो रिफाइनरी में सबसे पहले क्या होता है, दैट क्रूड व जेट्टी फ्रॉम जहाँ से भी हम इसको खरीदते हैं। इंडिया में कुछ मुंबई हाई क्रूड्स हैं, तो कुछ क्रूड्स हैं अपने गुजरात में एक्सप्लोर होते हैं, तो कुछ ये जो क्रूड्स हैं उन सबको भी लेते हैं। और फिर हमें अरब हाई, अरब लाइट, ये सब बसरा लाइट, इस टाइप के कुछ मास क्रूड, इन सब टाइप के कुछ क्रूड्स आते हैं जो कि जेट्टी से आते हैं, जो कि जहाज़ से आते हैं, फिर जेट्टी पे उनका
क्या होते हैं, सिंगल मोरिंग पॉइंट होता है, एसपीएम होता है, सिंगल मोरिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। तो सिंगल मोरिंग पॉइंट से हमें जो मरीन टैंक फार्म होता है उसको क्या बोलते हैं, एमटीएफ, मरीन टैंक फार्म। वहाँ पे हमारे टैंक में जो टैंकेज होते हैं मरीन टैंक फार्म के, वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। फिर मरीन टैंक फार्म से हमारा रिफाइनरी टैंक फार्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आरटीएफ, रिफाइनरी टैंक फार्म। तो एक बार आरटीएफ में आने के बाद देन हमारा प्लानर होता है। प्लानर क्या करेगा, प्लान करके तो ब्लेंडिंग करेगा, किस टाइप की क्रूड को कितने कितने कंपोजिशन में उसको प्रोसेस करना है। तो बेस्ड ऑन द क्रूड अवेलेबिलिटी प्लानर विल प्लान, और वो हमारा सीधा वहाँ से क्रूड आएगा हमारे सीडीयू वीडियो यूनिट में। तो सीडीयू यूनिट में आने से पहले उसको क्या बोलते हैं, डिसैलिनेशन करते हैं। बेसिकली जो साल्ट है, इम्प्योरिटीज है, उसको निकालना है। तो पहले हीट करके देन डिसाल्टर होता है हमारे पास, सिंगल स्टेज डबल स्टेज डिसाल्टर होगा। वहाँ से उसको साल्ट्स को, डेब्रिस को, उन सब साल्ट्स को, सेडिमेंट्स को और जो वाटर होते हैं उनको हाई वोल्टेज अप्लाई करके उसको रिमूव कर दिया। तो ओनली ऑयल विल गो, ऑयल को दोबारा प्री हीट किया जाता है, जो पंप राउंड्स होते हैं, देन हीटर में डाला जाता है। हीटर में जाने के बाद कॉलम में क्या फ्लैश करा जाता है। कॉलम में क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर जो सीडीयू एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन कॉलम होता है, वो क्या होता है, वो उसको बेसिकली पंप राउंड्स के द्वारा डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स पे मेंटेन किया था। तो वहाँ से आपका विड्रॉ निकाला जाता है एक एक करके। ओके, तो वहाँ से विड्रॉ निकालने के बाद हमारा ऐसे कुछ टॉप में से एसआरएन निकलता है, उसको बोलते हैं स्टेटरन नैफ्था। देन बीच जो मिड कट आता है उसमें डीजल वगैरह रहता है, डीजल कट बेसिकली रहता है। बॉटम जो कट रहता है उसको वीडियोज़ में, वीडियो में प्रोसेस हो जाता है। वहाँ पे एलवीजीओ, एचवीजीओ, वीडियोज़ में से क्या निकालते हैं, एलवीजीओ एंड एचवीजीओ। इस बीच में भी बहुत सारे एसआरएन और डीजल के में केरोसिन रहता है। ओके, एटीएफ इसी में से निकालते हैं। तो मैं ओवरऑल मतलब एक एक करके बताऊंगा डिटेल्स में, ये जस्ट कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ मैं। तो लाइट एंड रिकवरी यूनिट्स, तो बेसिकली एसआरएन में क्या है, लाइट एंड रिकवरी यूनिट्स। तो उसमें क्या होता है, आपका जो एनएचटी आता है, देन आइसोम आता है, और आपका रिफॉर्मिंग यूनिट सीसीआर होता है, कैटालिटिक क्रैकिंग रिफॉर्मिंग यूनिट होता है। तो सबसे पहले एनएचटी में जाएगा। एनएचटी में क्या होता है, हैवी नेफ्था और लाइट नेफ्था को सेपरेट करते हैं। लाइट नेफ्था विल बिकम अ फीड ऑफ आइसोमराइजेशन, जहाँ पे हम 88 नंबर का रॉन निकालते हैं। रिसर्च ऑक्टेन नंबर 88 आता है। और सिमिलरली सीसीआर में डिपेंड करता है कौन सा आपका लाइसेंसर है, उसमें से 98 टू 103 तक का रॉन निकलता है सीसीआर से। तो बेसिकली सीसीआर से रिफॉर्मेट निकलता है, लाइट एंड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, रिफॉर्मेट निकलता है। देन आइसोम से आइसोमरेट बनता है। अब जो हम प्रोडक्ट पेट्रोल बेचते हैं मार्केट में, उसका कुछ स्पेक रहता है, रॉन कितना मेंटेन का 91.5। सपोज रिफॉर्मेट का रॉन आपका कितना आ गया, 98 आ गया, और इसका आइसोमरेट का आपका 87.5 आ गया। तो इन दोनों को ब्लेंड करते हैं उसी प्रोपोर्शन में, ताकि हमारा नेट 91.5 आए। ओके, तो इस हिसाब से मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा पेट्रोल आ जाता है MS। तो ये बेसिकली गैसोलीन हो गया। इसी में से आइसोमराइजेशन से LPG निकलता है, डिब्यूटनाइजर्स कॉलम होते हैं हमारे, स्टेबलाइजर कॉलम होता है। वहाँ से रिफ्लक्स मेंटेन करने के बाद जो उप टॉप का प्रोडक्ट निकलता है उससे क्या बोलते हैं, LPG बोलते हैं। LPG को हम लोग वेदरिंग टेस्ट करते हैं, करने के बाद अगर निगेटिव आता है टेम्परेचर तो ओके स्पेक है, तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट के बाद मेरॉक्स में जाएगा। मेरॉक्स ट्रीटमेंट के बाद वो बुलेट में चला जाएगा बूस्टर पंप के द्वारा। तो विल स्टोर इन बुलेट, फ्रॉम देयर विल जो हमारे फिलिंग स्टेशन होते हैं सिलेंडर को वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, वहाँ से सिलेंडर्स में भर के हाउस होल्ड्स के लिए निकल जाएगा। तो ये कुछ हो गया लाइट एंड रिकवरी यूनिट्स। देन कमिंग टू सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट्स में मतलब जैसे आपका जो हाइड्रोक्रैकर हो गया, ये सब चीज़ें जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हाइड्रोक्रैकर, इन सब में आएगा। जो डीजल कट प्रोडक्ट रहेंगे, हैवीएस्ट थोड़े रहेंगे, उसको क्रैक करेंगे। क्रैक करने के बाद जैसे आप इसमें मान लो हाइड्रोक्रैकर हो गया, पहले हाइड्रोक्रैकर, देन FCC बोल देते हो, फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। तो यहाँ से भी आपको नैफ्था ग्रेड भी मिलता है, देन डीजल ग्रेड भी मिलता है। उनको ट्रीट करने के बाद हमें सीधा ऐसे FCC का जो रॉन निकलता है वहाँ पे नैफ्था का, वो रॉन अराउंड 93 आता है हमारा। तो 93 इसको ट्रीट करने के बाद सीधा हम लोग ब्लेंडिंग में इसको डाल सकते हैं। हमारा स्पेक रिगार्डिंग जो रहता है वो 91.5 के अकॉर्डिंग रहता है। ऐसे डीजल भी बनते हैं। डीजल को हम DHDS या DHT, डीजल हाइड्रोटेटर में ट्रीटमेंट करने के बाद, इसके ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। जो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए वो बर्न करने के बाद पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, तो उसको हम ट्रीट करते हैं ताकि जो आपके H2S हैं ये सब चीज़ें बर्न करने के बाद में कम आए। तो उन सबका स्पेसिफिकेशंस रहता है, जिसको प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस रहता है, जिसको हमें मीट कराना होता है। देन कमिंग टू बॉटम प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे कोकर हो गया, ओके,
तो ये कुकर में बेसिकली प्रोसेस करने के बाद अगेन यहाँ पे हमें कुछ जो डीजल और थोड़ा लाइटर इन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसको अगेन इसको दोबारा कुकर का जो नाफ्था वगैरह मिलता है उसको हाइड्रो क्रैकर में प्रोसेस करते हैं। उसमें करने के बाद जो हमें नाफ्था मिलता है, जैसे लाइट नाफ्था या हैवी नाफ्था मिलता है या बॉटम डेजर ग्रेड कट मिलता है, उन सबको अगेन आइसोमराइजेशन या CCR का फीड बना दिया जाता है। फिर वहाँ से हम लोग निकलते हैं। ये बेसिकली क्या आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। आई एक्सप्लेन जो डिटेल है, ये जस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा आपको, वो डिटेल भी आपको बताऊँगा। इसमें ऐसे नॉर्मल जो यूनिट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसमें क्या होता है, रोल होता है यूटिलिटीज़ का। जैसे आपको कहीं कहीं पे आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है सल्फर SRU में, देन आपको यूटिलिटीज़ का प्लांट एयर की ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत है कंप्रेसर चलाने के लिए, तो वो सबकी यूटिलिटीज़, वाटर चाहिए होता है आपको, कूलिंग वाटर चाहिए होता है ताकि एक्सचेंजर्स को कूल करने के लिए, तो हम लोग यूटिलिटीज़ निकालते हैं। उससे भी एक यूनिट होता है HU, हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट, क्योंकि कोई भी हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट हो गया, हाइड्रो क्रैकर हो गया, या फिर आपका आइसोमराइजेशन यूनिट हो गया, या हाइड्रो ट्रेटिंग DHT हो गया, DHTS हो गया, इन सब में हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो हाइड्रोजन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं किससे, बेसिकली नाफ्था को रिफॉर्मिंग रिएक्शंस कराते हैं हम लोग, रिएक्शंस कराते हैं, दो HT शिफ्ट रिएक्शंस होते हैं, वहाँ से कराने के बाद रिफॉर्मिंग रिएक्शंस कराते हैं, जहाँ से हमें 90 और देन आफ्टर दैट फॉलोड बाय PSC होता है, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे क्या लिंडे का रहता है, तो वहाँ से 99.9% प्योरिटी का हाइड्रोजन मिलता है, जो कि हम फर्दर डाउन स्ट्रीम यूनिट्स में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ यूटिलिटीज़ हो गए। तो ये है रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन। तो रिफाइनरी कैसे आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। सो अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में। जैसे देखो, जैसे हमारा ये टैंकेज है, मतलब ये रिफाइनरी टैंक फॉर्म है, RTF बोल सकते हैं इसको। यहाँ से बैटरी लिमिट है, कोल इसको हीट करेंगे, देन डिसाल्टर्स में आ जाएगा। ये डिसाल्टर भी सिंगल स्टेज, इट कैन बी सिंगल स्टेज और डबल स्टेज। तो डिसाल्टर का मेन पर्पज़ क्या होता है, ये तो मैं बाद में आपको डिस्क्राइब करूँगा। एज ऑफ नाउ जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, इसमें जाने से पहले इसमें वाटर मिक्स करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको डिसाल्टर में फीड करते हैं, ताकि जो भी इसके अंदर साल्ट है, वाटर और मिक्सअप होने के बाद नीचे डिजॉल्व हो जाए, ताकि क्रूड ऑयल विल गो टू द सीड्यूज यूनिट। ओके, तो इस क्या होता है, जैसे इसमें ऑयल और वाटर का मिक्सचर इंजेक्ट करने का उसको मिक्स करते हैं, मिक्सिंग वाल्व होता है, मिक्स करने के बाद अंदर फीड करते हैं। तो इससे पहले भी डीमल्सिफायर बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओल्ड डीमल्सिफायर इसलिए देते हैं ताकि वो इमल्सन ना फॉले। इमल्सन फॉर्म कर लेगा तो क्या ऑयल के साथ वाटर भी कैरी ओवर हो जाएगा, जो कि अनडिजायरेबल इफेक्ट है डाउन स्ट्रीम यूनिट्स के लिए। तो इसके लिए क्या हाई वोल्टेज जो डिसाल्टर होता है उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ द वाटर पोलरिटी नेचर। वो उसको काउंटर करने के लिए आपस में एक तरह से कोलेसेंस करने लगते हैं, मतलब मिलने लगते हैं, उसको पार्टिकल आपस में चिपकने लगते हैं, और उसके बाद बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इट सेटल्स डाउन। तो उसमें फेज सेपरेटर लगा होता है, बेस्ड ऑन द लेवल कंट्रोल वो वाटर अपना निकलता रहता है, ऊपर का क्रूड ऑयल अपना फ्लो टॉप से निकल के वो प्रीहीट होकर दोबारा डिस्टिलेशन कॉलम में जाता है। वहाँ से डिफरेंट कट्स निकलते हैं, टॉप कट हो गया, मिडिल कट निकल गया, फिर बॉटम कट हो जाता है, जो कि वीडियोज यूनिट में जाते हैं। तो जो फ्रैक्शनेशन के बारे में आपको थोड़ा पहले भी ब्रीफ कर दिया हूँ, बट डिटेल में अगेन इसको ब्रीफ करूँगा। तो ये हो गया आपका क्रूड प्री ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे डिसाल्टिंग के बारे में बता रहा था आपको, डिसैलिनेशन के बारे में। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या, डिसाल्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या आपका क्या है, से रिमूव साल्ट, सॉलिड्स, मेटल, वॉश, एमीन्स, ये कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ इन क्रूड ऑयल, जिसको निकालना जरूरी होता है। और इफ इट पासेस इनटू द डाउन स्ट्रीम, सबसे पहले क्या होगा, साल्ट होगा, कोरोजन कॉज करेगा, आपका एमीन्स होगा, मेटल्स होगा, तो रिएक्शंस में जाएगा, कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करेगा। इट विल हैव अ न्यूमरस अनडिजायरेबल रिएक्शंस एंड लॉस टू द इक्विपमेंट। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए हम लोग डिसैलिनेशन करते हैं, डिसाल्टर का प्रोविज़न देते हैं। सो निगेटिव डाउन स्ट्रीम इफेक्ट में क्या आएगा, आप देखो, फॉलिंग, इरोजन ऑफ स्पेक प्रोडक्ट्स, कोरोजन, प्री हीट एक्सचेंजर स्केलिंग, कैटलिस्ट पॉइजनिंग, एनर्जी कॉस्ट, यूनिट अपसेट, ये सारे कुछ अनडिजायरेबल अपसेट्स आएंगे डाउन स्ट्रीम में अगर हम लोग डिसैलिनेशन नहीं करते हैं। तो बेसिकली साल्ट और वाटर को क्रूड से नहीं निकालते, इम्प्योरिटीज़ को नहीं निकालते हैं। तो इट रिड्यूसेस रेसिडुअल वाटर, सोल्यूबल साल्ट कंटेंट, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो मेन पर्पज ऑफ द डिसाल्टर। ओके,
अब इसमें सिंपल थोड़ा उसका दिया हुआ है सिस्टमेटिक डायग्राम। रॉ एंड वॉश वाटर इन क्रूड, रॉ क्रूड यहाँ पे आएगा, रॉ एंड वॉश वाटर इन, यहाँ से रॉ, ये मिक्सिंग वाला मिक्स करके दोनों को यहाँ आपका डिसाल्टर में फीड हो जाएगा। यहाँ पे लेवल कंट्रोल दिया रहेगा जहाँ से आपका वाटर अपना लेवल पे यहाँ से निकलता रहेगा, करेक्ट। टॉप से ऑयल फ्लो होता रहेगा। यहाँ का हम लोग इंटरफेस लेवल भी होता है जो कि हम मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटरफेस लेवल भी होता है, इंटरफेस लेवल भी होता है जिसको भी हम मॉनिटर करते हैं। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहला क्या हो सकता है कि ऑयल वाटर मिक्स इमल्सन फॉर्म होते हैं। इमल्सन अगर फॉर्म कर लेंगे वो कैरी ओवर टू द नॉन स्ट्रीम यूनिट्स हो सकते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है डिमल्सिफायर एजेंट भी डालते हैं ताकि वो इमल्सन फॉर्म ना करे। सेकंड थिंग, उन वाटर कंटेनर को जो हमने मिक्स किया वॉश करने के लिए इम्प्योरिटीज़ को क्रूड में से, उसमें क्या करते हैं हम लोग हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो वो कि ऑलमोस्ट आपका 15 kV टू 18 kV, मोर देन 18 kV तक भी रहता है किलो वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज देते हैं। तो इट क्रिएट्स अ पोलैरिटी। अब उस चीज़ को काउंटर करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या पोलर नेचर के होते हैं, तो उसके कारण क्या वाटर मॉलिक्यूल उन सारे को काउंटर करने के लिए आपस में कोलेसेंस करने लगते हैं, आपस में मिलने जुड़ने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो उसके कारण क्या, तो उनका वेट बढ़ने लगता है। वेट बढ़ने के कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इट सेटल्स डाउन, करेक्ट। सेटल डाउन होने के बाद आपको बेस्ड ऑन द लेवल कंट्रोल इट टेक्स आउट ऑफ द डिसाल्टर और ऑयल विल गो फ्रॉम द टॉप। और इंटरफेस लेवल भी हम मॉनिटर करते हैं ताकि ये इंटरफेस अगर डिस्टर्बेंस आए तो ना जाए, तो उसके लिए बाईपास मतलब प्रोविज़न दिए रहते हैं, ऐसे सेफ्टी प्रोविजंस भी दिए रहते हैं। तो उसको डिटेल्स में जब मैं यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को कवर करूँगा, डिसैलिनेशन, डिसाल्टर के बारे में करूँगा, देन सीडी इंडिपेंडेंट यूनिट्स के बारे में जब डिस्कस करूँगा तो उसमें डिटेल में बताऊँगा। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल को क्या हीट कर देते हैं, ऑयल इज हीटेड इन फर्नेस। हीट करने के बाद इसको डिस्टिलेशन कॉलम में फीड कर देते हैं, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका कट दिया होता है। अब ये ऐसा थोड़ा इसको हीट के तो टेम्परेचर टॉप में जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये जाता मतलब इसमें जाता रहे। इसमें क्या होगा, टॉप से पंप राउंड्स रहेंगे, मतलब यहाँ पे भी एक पंप राउंड आएगा ऐसे। ये टॉप का ओवरहेड, इसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं। बेस्ड ऑन द कंट्रोलर में फ्लो रहेगा, उसको यहाँ पे ऐसे FT रहेगा कितना, या स्ट्रे टेम्परेचर के ऊपर उसका कंट्रोल ही रहेगा। तो ऐसे सब के जितने भी डाउन स्ट्रीम्स प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो, इन सब का क्या है आपका पंप राउंड्स रहेगा। इन सब का क्या है, सब के ये कंट्रोल पंप राउंड्स रहेंगे ऐसे, ओके। इन सब के ऐसे पंप राउंड्स रहेंगे, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ से विड्रॉ करोगे, पार्ट ऑफ दैट पेट्रोल निकाल लोगे, उसका ही रिफ्लेक्स बना के दो ताकि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट आप एग्जिस्ट करो। बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो इफ़ यू नो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज एक्चुअली डिस्टिलेशन प्रिंसिपल, उसमें क्या होता है सब्सिक्वेंट हीटिंग एंड देन कंडेंसेशन। मतलब बेसिकली आप उसको हीट करते हो देन कंडेंस करते हो, तो देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट। तो वहाँ पे चिमनी ट्रे जैसे लगे होते हैं जहाँ से उसका आप विड्रॉल का कट दिया होता है, जहाँ से आप उसको प्रोडक्ट को विड्रॉ करते हो। तो सबसे पहले क्या होता है प्रिंसिपल में, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, जनरेशन ऑफ टू फेज सिस्टम। बेसिकली से लिक्विड एंड वेपर, आप उसको डालते हो लिक्विड वेपर का टॉप में जाता है। देन सेकेंड मास ट्रांसफर अकर्स बिटवीन इंटरफेज, जो पंप राउंड आता है वो नीचे जाएगा, गैस ऊपर की तरफ जाएगा, तो उन दोनों के बीच में मास ट्रांसफर होगा, इसलिए उसमें बीच में क्या होता है प्योरिटी बढ़ती है, इसलिए उसको रिफ्लेक्स या पंप राउंड का एक पर्टिकुलर फ्लो मेंटेन करते हैं, उसको रिफ्लेक्स रेशियो बोलते हैं। देन थर्ड सेपरेशन ऑफ टू फेजेस, तो उनका आपस में सेपरेशन, ओके। तो गैस टॉप में जाएगा हैवी क्रूड, और तो बेस्ड ऑन टेम्परेचर यहाँ पे से पेट्रोल, लो टेम्परेचर का पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, जो बॉटम आ गया उसको हो गया लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन्स, बैक एस्फॉल्ट। तो ये दोनों आपस का क्या है, ये कम्बिनेशन जस्ट सिंपल डायग्राम है, CDUs एंड VDUs, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। जब मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है। तो ये हो गया एग्जैक्ट रिफाइनरी, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्रूड ऑयल कम्स टू द एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन ऑयल, यहाँ से टॉप से गैसेस जो निकलती हैं वो गैस प्रोसेसिंग यूनिट में हम लोग डाल सकते हैं उसको, या कभी कभी जैसे यहाँ पे तो थोड़ा अलग दिखा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से टॉप प्रोडक्ट जो भी जाएगा उसको कंडेंसर लगा, कंडेंस करके बाद एक रिसीवर रहेगा, रिसीवर से पार्ट ऑफ दैट हम लोग रिफ्लेक्स भेज देंगे, और जो बॉटम का प्रोडक्ट रहेगा वो चला जाएगा स्टेबलाइजर में। स्टेबलाइजर में से जो स्टेबलाइजर रहेगा, स्टेबलाइजर में से क्या है, जो बॉटम का प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं SRN, स्ट्रेट रन नैफ्था। तो नैफ्था होता है,
तो वो SRN सीधा क्या चला जाएगा, ट्रीटमेंट के लिए, हाइड्रो ट्रीटिंग, जो वो बेसिकली क्या होता है, लाइट नैप्था। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देना, ये लाइट नैप्था, और जो गैसेस रहेंगी वो गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स में चला जाएगा। तो जो स्टेबलाइजर का टॉप में से जो गैसेस निकलेंगे वो क्या हो जाएगा, वो गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स में चले जाएंगे उसका ट्रीटमेंट के लिए। अब उसमें से जो लाइट नैप्था या SRN बोल सकते हो, स्टेटर नैप्था या लाइट नैप्था जो भी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, NHT में भेजते हैं। तो हैवी नैप्था या लाइट नैप्था कभी मिक्स करके ही दोनों को कभी कभी भेज देते हैं। तो कहाँ पे भेजते हैं, सबसे पहले NHT में। NHT क्या है, नैप्था हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट। बेसिकली नैप्था में से जो भी H2S का हाइड्रो ट्रीट कर रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन का मिक्सअप करके हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे, जो भी गैस निकलेगा उसको फिर से गैस प्रोसेसिंग यूनिट में डाल देंगे। तो जो नैप्था निकलेगा उसमें से क्या निकलेगा, एक हैवी नैप्था, दूसरा निकलेगा लाइट नैप्था। हैवी नैप्था इज अ फीड टू रिफॉर्मिंग यूनिट, CCR, रिफॉर्मिंग यूनिट, दैट इज CCR। और लाइट नैप्था इट इज ए फीड टू आइसोमराइजेशन यूनिट, आइसोमराइजेशन यूनिट। ओके, तो ये हैवी नैप्था से रिफॉर्मेट बन जाता है, लाइट नैप्था से आइसोमरेट बन जाता है। जिन दोनों को हम लोग ब्लेंड करके सीधा वो गैसोलीन का पुल, यहाँ से गैसोलीन बेसिकली पेट्रोल बना लेते हैं। तो जो रिफॉर्मेट का आइसोमरेट का रॉन होता है अराउंड 87.5 to 88 होता है, और रिफॉर्मेट का ऑलमोस्ट मोर देन 97 to 102 होता है, बेस्ड ऑन जो भी आपका लाइसेंसर है। CCR कैसे EOP हो गया। तो इन दोनों को ब्लेंड करके जो पेट्रोल का स्पेक होता है 91.5 रॉन जो बनाना होता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको ब्लेंड करते हैं। देन इसका हैवी नैप्था लाइट नैप्था मैंने बता दिया। देन आपका जेट फ्यूल आता है, उसको मेरॉक्स ट्रीटमेंट में डालते हैं, वहाँ से जेट फ्यूल और केरोसिन हम बना लेते हैं। तो वहाँ पे भी बेसिकली क्या होता है, जो भी जेट फ्यूल निकलता है वहाँ पे रिएक्टर होता है, रिएक्टर करने के बाद जो एसिडिक कंपोनेंट होता है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद जेट फ्यूल या केरोसिन बन जाता है। देन कम्स द डीजल को अगेन डीजल हाइड्रो डिसल्फ्राइजेशन या डीजल हाइड्रो ट्रीटर। जैसे हाइड्रो ट्रीटर यहाँ पे लिखना है, ये DHT और DHDS होता है। तो यहाँ से करने के बाद वहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, गैस निकल जाएगा, जो प्रोडक्ट है डीजल, इसको हम लोग ब्लेंड करके भेज देंगे। देन लास्ट में एटमॉस्फेरिक जो रेसिड्यू आता है वो क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम में भेजते हैं। वहाँ पे भेजने के बाद सबसे पहले क्या LVGO निकलेगा, HVGO निकलेगा, करेक्ट। तो LVGO और HVGO ये दोनों मिलके क्या होता है, FCC का फीड होता है। और HVGO को भी कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रो क्रैकर में भी कर देते। तो इसका जो फीड है इनको क्या हाइड्रो क्रैकर में डाल सकते हैं, या फिर इसमें FCC का फीड या एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन डायरेक्ट लेके FCC का फीड हो जाता है, FCC फीड हाइड्रो क्रैकर। ओके, तो फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यहाँ पे करने के बाद इसमें जो मेजर प्रोडक्ट हम लोग FCC फीड हाइड्रो ट्रीटर, तो जरूरी नहीं कभी कभी हाइड्रो ट्रीटर की जरूरत नहीं, बाद में प्रोडक्ट निकालने के बाद हम डायरेक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका हाइड्रो ट्रीटमेंट करते हैं। तो FCC में बेसिकली आ जाएगा। FCC में जो हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं उसमें क्या बोलता है, एक तो CRN क्रैक्ड रन नैप्था बोलते हैं उसको, नैप्था बेसिकली निकालते हैं, जिसका रॉन अप्रॉक्सीमेटली FCC का रॉन हायर होता है, 93 होता है। उसको दोबारा FCC NHT, जो हाइड्रो ट्रीटर यहाँ पे लिखा है ये FCC NHT बेसिकली, यहाँ पे ट्रीट करने के बाद सीधा गैसोलीन निकलेगा, जिसको गैसोलीन पूल में डाल देंगे, करेक्ट। FCC बहुत जगह पे क्या होता है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज होते हैं, जैसे जामनगर रिफाइनरी एंड ऑल, वहाँ पे क्या अल्कालेशन यूनिट भी होता है। इनसे जो ब्यूटेन्स पेंटेन्स FCC से निकलता है उसको क्या करते हैं, अल्कालेशन में निकाल देते हैं। और जो हाइड्रो क्रैकर से निकलता है गैस, आयोब्यूटेन का, उसको भी अल्कालेशन में डालते हैं। वहाँ पे डालने के बाद अल्कालाइट करने के बाद जो गैस निकलता है, गैस प्लांट में ट्रीट करके फ्यूल गैस हेडर में डाल देते हैं। तो जो अल्काइलेट यहाँ पे बनता है, तो वो भी बेसिकली क्या गैसोलीन ब्लेंडिंग में काम आ जाता है। तो यहाँ से आपका क्या गैसोलीन बनता है। और ये जो हाइड्रो क्रैकर पार्ट था, इसमें भी आपका गैसोलीन बनेगा और डीजल बनेगा। इसका भी ट्रीटमेंट करने के बाद आपको हाइड्रो क्रैकर के बाद ट्रीटमेंट के बाद किस में डाल दें, गैसोलीन ब्लेंडिंग पूल में डाल दें। डीजल बनेगा, उसको भी आपका जो डीजल का पूल होगा उसमें डाल देंगे। तो ये हो गया कुछ FCC तक हमारा, FCC हाइड्रो क्रैकर कैसे काम करते हैं, यहाँ तक आप पहुँच गए हो। देन लास्ट में जो वैक्यूम रेसिड्यू होता है, वहाँ से क्या बनता है, हम डिलीट कोकर यूनिट में डाल देते हैं। वहाँ पे कोकर यूनिट में आप देखोगे तो जो लास्ट का बनता है उसको पेट्रोलियम कोक बनते हैं, और यहाँ से एक कोकर गैस ऑयल बनता है और कोकर नैफ्था बनता है। कोकर नैफ्था क्या होता है, आप कोकर नैफ्था डायरेक्टली आपको गैसोलीन, जो अगर स्पेक ट्रीटमेंट के बाद स्पेक सही रहता तो गैसोलीन ब्लेंडिंग में इसको डाल देते हैं। और जो कोकर ऑयल इसको आप लोग दोबारा हाइड्रो क्रैकर में भी डाल देते हैं। जैसे
एफसीसी गैस वाला फ्यूल ऑयल बना लिया, या फ्यूल ऑयल भी बना सकते हो, या फिर इसका जो फीड यहाँ पे दिखाया नहीं डिलेट कुकर का जो आपका फीड होता है, ये भी आपका हाइड्रो कुकर का फीड भी क्या होता है हाइड्रो ट्रीटर में चला जाता है। तो हाइड्रो ट्रीटर में दोबारा उसको क्रैक करते हैं, क्रैक करने के बाद वहाँ से गैसोलीन और डीजल रिकवर करते हैं। लास्ट में बनता है पेट्रोलियम कोक। और वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम का जो एक पार्ट होता है उसमें चला आता है एसफॉल्ट। एसफॉल्ट बेसिकली क्या होता है, बिटुमेन ब्लेइंग, तो यहाँ से एयर डालेंगे, ब्लो करके हमें एसफॉल्ट मिल जाता है, जो कि हम रोड कंस्ट्रक्शन ऑल में यूज़ करते हैं। तो ये ओवरऑल रिफाइनरी ओवरव्यू के बारे में था जिसको मैं बताना चाह रहा था। ये आपस में बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं है छोटा सा, इसको सेक्शन वाइज में करना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ रिफाइनरी ओवरव्यू तो मैंने कवर कर दिया, अब इसको सेक्शन वाइज में कवर करूँगा। तो अब मैं शुरू करूँगा स्टार्टिंग से डिसाल्टर से, डिसलिनेशन के रिगार्डिंग स्टार्ट करूँगा, तो सीडियो वीडियोज़ पे आऊँगा, फिर उसके बाद टॉप प्रोसेसिंग यूनिट से जाऊँगा। ओके, उनको बताने के बाद आपका दोबारा फिर एक एक यूनिट पे मेरॉक्स हो गया, देन एनएचटी हो गया, देन आइसोम हो गया, आइसोम के सीसीआर हो गया, हाइड्रो क्रैकर हो गया, हाइड्रो ट्रेटर हो गया, इतने टाइप के हाइड्रो ट्रेटर उन सब के बारे में, सीसीआर देन एफसीसी के बारे में, ऐसे देन डिलीट कुकर के यूनिट में, इन सबको टॉपिक वाइज इंडिपेंडेंट मैं कवर करूँगा। सो गाइस दैट्स ऑल रिगार्डिंग द रिफाइनरी ओवरव्यू एंड कॉन्फ़िगरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रेक्टिफाई योर query. So that's all. Thank you so much.